क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द कॉमन टेंजेंट्स टू द गिवन कॉनिक्स। ये दो गिवन कॉनिक्स जो हैं, इन दोनों गिवन कॉनिक्स की कॉमन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है, यानी ऐसी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इन दोनों पे ही टेंजेंट हो। अब देखें ये दोनों जो गिवन कॉनिक्स हैं, इनमें से फर्स्ट कॉनिक जो है ये है पैराबोला, क्योंकि पैराबोला वाली फॉर्म बन रही है, ये वाली फॉर्म एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये फॉर्म बन रही है और हमें पता है ये पैराबोला की इक्वेशन होती है। सो फर्स्ट वन इज पैराबोला और सेकंड वन ये सर्कल की इक्वेशन है जो कि है एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ए सर्कल का रेडियस होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन जो हमें पूछे उसको मैं अगर मैं इसकी फिगर अगर ड्रॉ करूं तो देखें जरा, ये ऐसे ड्रॉ होगी। फर्स्ट वाली जो है ये है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, और कौन सा पैराबोला? वर्टिकल पैराबोला। ये वर्टिकल पैराबोला है जिसका एक्सिस वाई एक्सिस है। कल भी मैंने आपको बताया था कि एक्सिस ये होता है जो सिंगल पावर के साथ होता है। सो एक्सिस ऑफ पैराबोला इज वाई एक्सिस, मींस ये इस तरह का पैराबोला है। ये अगर मैं ड्रॉ करूं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो ये ऐसा पैराबोला है। ठीक है, दिस इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 80y। ठीक हो गया। जबकि दूसरी सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 81, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 81। और देखें इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे बनता है और ये सर्कल जो है इसका भी वर्टेक्स ओरिजिन पे बनता है। तो ये सर्कल की अगर इक्वेशन में ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरह से होगी, ऐसे। ठीक हो गया। अब कॉमन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने ड्रॉ करनी है, ऐसी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो इन दोनों पे ही कॉमन हो। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा मजीद ऊपर ग्रो करूं ना, यहाँ से पैराबोला को, मेरे पास स्पेस नहीं रही, तो अब अगर इनफैक्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉ हो, अब स्पेस मेरे पास नहीं है तो अब इनको इसको जो है ना इमेजिन कर लेने। अगर यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ मैं टेंजेंट लाइन, तो टेंजेंट लाइन कुछ इस तरह से होगी जो दोनों पे कॉमन हो, ऐसे और यहाँ से ऐसे। ठीक है, यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है। अब ये जो है ये कॉमन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। अब इस इक्वेशन ऑफ ये जो टेंजेंट लाइन बन रही है, इस टेंजेंट लाइन की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक हो गया। तो इस वाली कर्व को, इस वाले पैराबोला को नाम दे देता हूं मैं 1 का, और ये सर्कल की जो इक्वेशन है इसे नाम दे देता हूं 2 का। अच्छा, अब हमने क्योंकि कॉमन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है तो हम सपोज कर लेंगे लेट y इज इक्वल टू mx प्लस c, लेट y इज इक्वल टू mx प्लस c बी कॉमन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कॉमन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू 1 and 2, यानी कर्व नंबर 1 और कर्व नंबर 2 पे जो कॉमन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है वो ये है y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब अगर इस जगह पे मुझे स्लोप मिल जाए, जो हमारी रिक्वायर्ड टेंजेंट लाइन है उसकी स्लोप मिल जाए और उसका y इंटरसेप्ट मिल जाए, वो यहाँ पुट करके हम रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं। यानी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए हमें सिर्फ m की वैल्यू चाहिए स्लोप की और y इंटरसेप्ट चाहिए। ठीक है, और इस वाली को नाम दे दें आप इक्वेशन नंबर 3 का। क्लियर हो गया। अच्छा, अब जरा देखें, जब ये लाइन इन दोनों पे टेंजेंट है तो हम ऐसे करते हैं कि इस लाइन को बारी बारी इन दोनों के साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। और साइमल्टेनियसली जब हम सॉल्व करेंगे, जरा देखें, जैसे ये टेंजेंट लाइन है, ये टेंजेंट लाइन है, इस टेंजेंट लाइन को अगर मैं सर्कल के साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व करता हूं तो मुझे ये वाला पॉइंट मिल जाएगा जिस पॉइंट पे ये लाइन इस सर्कल को टच करती है। ठीक है, वैसे पॉइंट हम फाइंड नहीं करेंगे, पॉइंट की हमें जरूरत भी नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ स्लोप की जरूरत है, वाई इंटरसेप्ट की जरूरत है। लेकिन पॉइंट जिस टेक्निक से फाइंड किया जाता है उस टेक्निक को यूज करते हुए हम एम और सी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो अगर मैं सर्कल को साइमल्टेनियसली सॉल्व करता हूं इस टेंजेंट लाइन के साथ, जो हमारी रिक्वायर्ड टेंजेंट लाइन है जिसको हम नाम दे चुके हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c का, तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से ये वाला पॉइंट मिल जाएगा जिस पॉइंट पे ये लाइन सर्कल को मीट करती है। इसी तरह ये जो पैराबोला है, अगर इस पैराबोला को इस टेंजेंट लाइन के साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व करूं तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा जिस पॉइंट पे ये लाइन पैराबोला को मीट करती है। ठीक है, तो अब मैं करने क्या वाला हूं, मैं ये करूंगा इस ये वाली जो है y इक्वल टू mx प्लस c जो कॉमन टेंजेंट वाली लाइन है, इसको मैं बारी बारी दोनों के साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व करने वाला हूं। उसके लिए अब इक्वेशन नंबर 3 को मैं पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 1 में, यानी यहाँ पे y की वैल्यू है ना mx प्लस c,
तो y की ये वैल्यू mx प्लस c में यहाँ इस जगह पे पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये बनेगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 80 इनटू mx प्लस c, ठीक होगा। अब सॉल्व करें तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 80 mx प्लस 80c, जिसको अगले स्टेप में लिखा जा सकता है x स्क्वायर माइनस 80 m इंटू x माइनस 80c इज इक्वल टू 0, ठीक होगा। अच्छा आप जरा देखें ये इक्वेशन जो हमें मिली है, ये इक्वेशन मिली कैसे? इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में पुट करने से मिली। अब इस तरह की फॉर्म, इस तरह की जो इक्वेशन थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब ये x में क्वाड्रेटिक बन चुकी है। देखें ये x स्क्वायर है, ये x है, और x में क्वाड्रेटिक या सिंगल वेरिएबल कोई भी हो, x हो, y हो, z हो, कोई भी हो, सिंगल वेरिएबल में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इनको सॉल्व करना आपने 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 में सीख लिया था। अच्छा, इनको सॉल्व करना आपने 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 में सीखा था, और फिर मजीद इनको इनके जो रूट्स की नेचर थी वो आपने 10th क्लास के चैप्टर नंबर 2 में भी सीखा था कि रूट्स रियल कब होते हैं, कॉम्प्लेक्स कब होते हैं, इसी तरह इक्वल कब होते हैं, वगैरह वगैरह, रैशनल, इररेशनल, ये सब कुछ आपने वहां सीखा था। अच्छा अब आप लोग मुझे बताएं खुद कि अगर मैं इस सर्कल की इक्वेशन को और इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सोल्व करूं, जैसा कि ये मैं कर रहा हूं आपके सामने, तो मुझे ये बताएं कि जो रूट्स मिलेंगे वो रूट्स किस तरह के होंगे, इक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे? जस्ट मुझे इतना बताएं, वो रूट्स इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे? हरी अप हरी अप। आप दोनों को आवाज आ रही है मेरी? नूर आवाज आ रही है? यस सर। मैं पूछ रहा हूं कि मुझे बताएं कि जब मैं ये इक्वेशन बन गई ना ये वाली, इस इक्वेशन को अगर मैं सोल्व करता हूं मजीद, तो रूट्स इक्वल मिलेंगे या अनइक्वल मिलेंगे? देखें यहाँ से x की 2 वैल्यूज मिल सकती है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मैक्सिमम 2 वैल्यूज मिलती हैं x की, और x की वैल्यूज को ही रूट्स कहा जाता है। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो रूट्स मिलेंगे ये इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे? मींस कि x की वैल्यूज इक्वल होंगी या अनइक्वल होंगी? अनइक्वल। ये इक्वल होंगी, ये इक्वल होंगी, किस तरह इक्वल होंगी? देखें जरा, ये इस तरह इक्वल होंगी, x की 2 वैल्यूज वहां से मिल सकती हैं। ये दोनों इक्वल इसलिए होंगी क्योंकि ये टेंजेंट लाइन जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे इस सर्कल को मीट करती है। टेंजेंट, किसी भी कर्व पे टेंजेंट जो होती है वो एक ही पॉइंट पे मीट करती है ना, तो यहाँ भी ये टेंजेंट लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पे मीट करेगी। तो जब एक ही पॉइंट पे मीट करेगी तो वो जो दो रूट्स मिलेंगे, x की जो 2 वैल्यूज मिलेंगी वो इक्वल होंगी। समझ आई बात? की अब तो अब यही चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इसको नाम दे दें 4 का, रूट्स ऑफ इक्वेशन 4 आर इक्वल। और क्यों इक्वल? इसलिए इक्वल क्योंकि ये जो लाइन नंबर 3 है ये इन दोनों कर्व्स पे 1 और 2 पे टेंजेंट है, और टेंजेंट लाइन एक ही पॉइंट पे मीट करती है। तो जब एक ही पॉइंट पे मीट करती है तो x की जो 2 वैल्यूज आएंगी दोनों सेम वैल्यूज आएंगी, ठीक हो गया। अच्छा आप जरा देखें, जब रूट्स इक्वल हैं तो वहीं पे आपने सीखा था 10th क्लास के चैप्टर नंबर 2 में कि रूट्स इक्वल उस वक्त होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो। अब जब हमें पता चल गया कि रूट्स आर इक्वल, सो इट मींस दैट डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन नंबर 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, किसका? ऑफ इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन 4 का, ठीक होगा। अच्छा यहां से देखें डिस्क्रिमिनेंट बनता क्या है? डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b क्या होता है? जो x का कोएफिशिएंट होता है वो b होता है, तो ये पूरे का पूरा b है, यानी माइनस 80m, ये पूरा b है, और b का स्क्वायर है तो ये आ गया इसका स्क्वायर माइनस 4। a क्या होता है? जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, सो यहाँ पे आ गया 1 इनटू c। c क्या होता है? जो कांस्टेंट टर्म होती है वो c होती है, सो दिस इज माइनस 80c एंड दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये डिस्क्रिमिनेंट ये पूरा लिखा मैंने,
और आगे इक्वल टू 0 एज इट इज आ गया। अच्छा अब देखिए -80 का स्क्वायर क्या होता है, नाउ लेट मी चेक। 80 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 6400, तो ये लिख दिया 6400 और m स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, जबकि 84 क्या होता है 80 मल्टीप्लाई 4, ये होता है 320, तो ये आ गया 320 c एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगले स्टेप में 6400 m स्क्वायर इज इक्वल टू -320c, ऐसे ही लिखा, -320 को यहाँ लाके डिवाइड कर दें, तो 6400 डिवाइडेड बाय -320 इज इक्वल टू c, c की वैल्यू सेपरेट कर लें m स्क्वायर के, यहाँ पे m स्क्वायर इज इक्वल टू c, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिवाइड करता हूं मैं इसको, तो 6400 डिवाइडेड बाय 320, ये बनता है 20, तो ये बन गया -20 m स्क्वायर। ठीक है, ये c की वैल्यू हमारे पास आ गई m की फॉर्म में। अब बिल्कुल इसी तरह c की एक और वैल्यू मैंने फाइंड करनी है, लेकिन अब कैसे फाइंड करनी है, अब इस इक्वेशन 3 को किसके साथ अभी सॉल्व किया था, इक्वेशन 1 के साथ सॉल्व किया था ना, तो c की वैल्यू मिली। अब इसी इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 के साथ मैं सॉल्व करूंगा, तो अब c की एक और वैल्यू मिलेगी, और फिर c की उन दोनों वैल्यूज को मैं इक्वेट कर लूंगा, तो जब c की वैल्यूज को इक्वेट करूंगा तो m की वैल्यू आ जाएगी। समझिए बात की, इस तरह करें कि आप ले लें, अगर उस फिगर का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, वरना मैं इसको मिटा देता हूँ, जल्दी करें, अभी मेरे पास वो स्पेस है, मैं चाहता हूँ कि मिटाऊं ना सारा, एक ही दफा बोर्ड पे जो है ना पूरा आ जाए। डन सर। जी क्या हो गया, डन सर। अच्छा यस। अच्छा जी, अब जरा देखें, अब अगर मैं y की इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूं, तो याद रखें कि अब अगर y की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करूं ना, और वहां से मैं इसी तरह m या c की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करूं, ये आप लोग करके देख लीजिएगा, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आएगी, आयोटा की फॉर्म में आएगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर y की इस वैल्यू को जैसे पुट किया था मैंने इक्वेशन 1 में, इसी तरह अगर y की ये वैल्यू mx प्लस c इक्वेशन 2 में पुट करूं इधर इस y की जगह, और वहां से मैं m या c की वैल्यूज फाइंड करने की कोशिश करूं जैसे यहां फाइंड की हैं, तो वैल्यू कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आएगी, आयोटा की फॉर्म में आएगी, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है, ये अब याद रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, उस क्वेश्चन में भी आपने y की वैल्यू को ऐसी इक्वेशन में पुट नहीं करना जहां पे y स्क्वायर मौजूद हो। अब देखें यहाँ y स्क्वायर मौजूद है, और इस y स्क्वायर की मौजूदगी की वजह से ही वो आयोटा की फॉर्म में आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी जब y स्क्वायर मौजूद होगा जिस इक्वेशन में, आपने y की वैल्यू उस इक्वेशन में पुट नहीं करनी। समझ आइए बात, ये याद रखना। तो फिर करेंगे हम क्या, फिर कैसे इसको जो है करेंगे सोल्व, साइमल्टेनियसली कैसे सोल्व करेंगे, फिर कैसे हम c की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए आप c की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो आपको मैंने ये टेंजेंट्स की इक्वेशंस लिखवाई थी, अब इन टेंजेंट्स की इक्वेशंस को देखें। इसमें सर्कल के लिए जो इक्वेशन है वो क्या है, y = mx + a √1 + m स्क्वायर, ये सर्कल की इक्वेशन है। अब मुझे ये बताएं कि अगर मैं इस इक्वेशन को, ये y = mx + c जो है, गौर से देखिएगा, ये जो इक्वेशन नंबर 3 है y = mx + c, इस इक्वेशन को सर्कल की इस टेंजेंट वाली इक्वेशन के साथ कंपेयर करता हूं, तो मुझे बताएं c की वैल्यू क्या बनेगी उसके साथ कंपैरिजन के नतीजे में। यस, a√1 + m स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। तो मैं यहां लिख देता हूं, यहां मैं लिख देता हूं by comparing equation number 3, this equation 3, by comparing equation number 3 with tangent to circle, पूरा लिख दिया मैंने, tangent to circle, और वो tangent to circle था क्या, वो था y = mx ± a√1 + m स्क्वायर। इसके साथ कंपेयर कर रहा हूं, इक्वेशन 3 को इसके साथ कंपेयर कर रहा हूं, तो we get c is equal to what, c is equal to a√1 + m स्क्वायर। क्लियर। अब यहां पे अगर मैं a की वैल्यू पुट करता हूं, a की वैल्यू क्या है मुझे बताएं, इस क्वेश्चन के लिए a की वैल्यू क्या है, 81। व्हाट, 81। नो,
ए की वैल्यू 9 है। 9. ये Yes. ए स्क्वायर होता है ना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है, तो ए की वैल्यू फिर 9 बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब ए की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ जो कि है 9 और अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर एज इट इज। ये दूसरी वैल्यू आ गई हमारे पास सी की फर्स्ट वैल्यू ये थी और सी की सेकंड वैल्यू वो आई है। अब यहाँ से कंपैरिजन करके m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इस इक्वेशन को नाम दे दें इक्वेशन नंबर 5 का और इस इक्वेशन को नाम दे दें इक्वेशन नंबर 6 का। ठीक होगा। नाउ कंपेयरिंग 5 एंड 6, कंपेयरिंग 5 एंड 6, तो कंपैरिजन जब होगा तो ये बनेगा -20 m स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। हमें m की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे ताकि वो दूसरी साइड पे जो m स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाए। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो जब दोनों साइडों का स्क्वायर लेंगे तो देखिए माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 20 का स्क्वायर बन जाएगा 400, m स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा m की पावर 4 इज इक्वल टू m की पावर 4 इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर 81 बन जाएगा, जबकि यहाँ स्क्वायर स्क्वायर रूट की कैंसिलेशन से बनेगा 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक होगा। अब रीअरेंज कर लें। अच्छा देखें, अब ये इक्वेशन जो है इसको हमने सॉल्व करना है। m स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है। अब ये बात याद रखनी है, ये इक्वेशन m स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, m में क्वाड्रेटिक नहीं है, इसलिए जब इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर की वैल्यू आएगी। ठीक है, इक्वेशन जिस वेरिएबल में क्वाड्रेटिक होती है उसी वेरिएबल की वैल्यू हमें मिलती है क्वाड्रेटिक फार्मूला से। अब ये इक्वेशन क्योंकि m स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, ये m स्क्वायर का स्क्वायर है, फिर वो m स्क्वायर है और फिर आगे कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ से वैल्यू भी m स्क्वायर की मिलेगी। अगर फैक्टर्स इजीली मिल सकते हैं तो फैक्टराइज कर लें, और अगर फैक्टर्स नहीं मिल सकते आसानी से तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लें। तो खैर मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि इसके फैक्टर्स तलाश करना काफी मुश्किल है। तो m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस 81 जो कि बनता है प्लस 81 प्लस माइनस अंडर रूट अगेन माइनस 81 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 400 इंटू माइनस 81 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 400। ठीक होगा। नाउ m स्क्वायर इज इक्वल टू 81 प्लस माइनस, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कैलकुलेटर से और आंसर मैं इसका लिख दूंगा। ठीक है, तो 81 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस प्लस बनेगा प्लस 4 इंटू 400 इंटू 81 और ये बनता है 136161 और साथ ही इसका स्क्वायर रूट भी ले रहा हूँ, ये बनता है 369, यानी इस पूरे स्क्वायर रूट का आंसर आ रहा है 369। तो ये मैंने लिख दिया 369 डिवाइडेड बाय क्या 800। ठीक है, अब ये m स्क्वायर की यहाँ से दो वैल्यूज आ गई, एक है 81 प्लस 369 डिवाइडेड बाय 800 और दूसरी वैल्यू आएगी m स्क्वायर इज इक्वल टू 81 माइनस 369 डिवाइडेड बाय 800। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आएगी, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ 81 प्लस 369, 81 प्लस 369 इज इक्वल टू 450 और 450 को 800 से डिवाइड करें तो डिवाइडेड बाय 800 तो ये आता है 9/16, ये आ जाएगा 9/16, ये वैल्यू m स्क्वायर की आई है। तो फिर m की वैल्यूज यहाँ से दो आएंगी, कौन कौन सी, प्लस माइनस 3/4। अब यहाँ देखते हैं, ये है m स्क्वायर इज इक्वल टू 81 माइनस 369, देखिए बिल्कुल क्लियर है, ये नेगेटिव में आएगी वैल्यू, m स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव में आएगी और जब उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आयोटा की टर्म में आंसर आएगा। सो दिस इज, यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी m विल बी इमेजिनरी, आयोटा की टर्म में आंसर आएगा, सो इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो m की ये वाली जो दो वैल्यूज हैं ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल हैं, तो m की इन दोनों वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग हम c की दो वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो m की वैल्यू 3/4 में उसमें पुट करूंगा 5 इक्वेशन नंबर 5 में, और m की दूसरी वैल्यू -3/4 उसको भी इक्वेशन 5 में पुट करूंगा मैं। तो आई थिंक ये तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया था।
तो मैं लिखता हूं पुट m इज इक्वल टू 3/4 और फिर m इज इक्वल टू -3/4। कहां पे? इन इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन 5 में। तो देखें ये बनेगा c इज इक्वल टू -20 ऐसे ही लिखा, और m स्क्वायर, m 3/4 है तो m स्क्वायर क्या होगा? डेफिनेटली 9/16 हो जाएगा। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी कैंसिलेशन के बाद? 3 सॉरी यहाँ पे कैंसिलेशन नहीं होगी, 9 ऐसे ही रहेगा। 16 और 20 की कैंसिलेशन होगी। 16 4 के टेबल से ये 5 आ जाएगा। नाउ 5 9 are 45, तो ये बना 45/4 लेकिन माइनस साइन के साथ। ठीक है, तो c की वैल्यू आ गई -45/4। इसी तरह यहां से c की वैल्यू फाइंड करें तो c इज इक्वल टू अगेन -20 और m स्क्वायर है तो -3/4 का स्क्वायर फिर क्या बनेगा? 9/4 ही बनेगा। ठीक हो गया। और एक दफा फिर c की यही वैल्यू आएगी -45/4। Sir, 9/16. नहीं समझ आई क्या कह रही है? 9/16 बनेगा 9/16 बिल्कुल 9/16 है। ठीक हो गया। अच्छा आप जरा देखें c की दोनों वैल्यूज जो आ रही हैं सेम वैल्यूज आ रही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जब c की वैल्यू सेम है तो अब जो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी उसमें m की तो दो वैल्यूज हैं लेकिन c की एक ही वैल्यू होगी। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अब क्या बनेगी? अब वो लिख देता हूं मैं, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो कि इक्वेशन नंबर 3 थी उसमें वैल्यूज हमने पुट करनी है। ठीक है, तो पुट वैल्यूज ऑफ m एंड c इन इक्वेशन नंबर 3, और इक्वेशन 3 ये थी y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, तो ये लिखा y इज इक्वल टू m की फर्स्ट वैल्यू जो कि 3/4, तो ये लिखा 3/4x और आगे प्लस c है और c आया -45/4 तो -45/4 आ गया। जबकि सेकंड इक्वेशन क्या आएगी? सेकंड इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू m की वैल्यू -3/4। ठीक है, तो -3/4x और आगे फिर -45/4 -45/4। तो ये है, ये आ गई हमारे पास कॉमन टेंजेंट लाइन, दो टेंजेंट लाइन आई हैं कॉमन। ठीक हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, और अगर कोई इशू है तो पूछ लीजिए। Done, sir.